हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ आपके नाविक जीडी के रिगार्डिंग नए तरीके से आपको हमने सिलेबस को स्टार्ट किया है। यह आपका नाविक जीडी के स्टेज 1 के सेक्शन 2 का फिजिक्स होगा और आज की इस वीडियो से हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन और कहे तो यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। यह यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 है, यानी मात्रक, विमाएं तथा आपके मापन का लेक्चर नंबर 1 है। बोथ आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जिन लोगों को जो भी मीडियम कह सकते हैं सुपीरियर लगे वो उस मीडियम को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ के लिंक आपकी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन सभी चीज़ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट स्टार्ट हो गया है। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स के आपके जैसे ही सभी लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं, आपको फिर नेक्स्ट हम आपके जो अदर लेक्चर्स हैं, अदर जो टॉपिक्स हैं, उन पे हम नए लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। यानी आपके एक एक टॉपिक में कहे तो एक एक चैप्टर में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको बता दिया जाएगा ताकि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, यानी कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं रहेगा जो कि आपका छूट सके। ठीक है, तो मेरा यही टारगेट रहा है कि कोशिश करेंगे कि हम फिर से इस बार आपको क्या किया जाए, कंसेप्ट ना बता के सीधे क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट सिखा दिया जाए। इससे क्या होता है, आपको फायदा होता है, क्योंकि अगर कंसेप्ट आप सीखते हैं और इससे आप अगर क्वेश्चंस को नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, कंसेप्ट आप अप्लाई करना नहीं सीख पाते हैं। लेकिन यदि आप क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट सीखते हैं तो आप कंसेप्ट भी जान सकते हैं और क्वेश्चंस भी कैसे उसको अप्लाई करें वो भी आप सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट सिखाएंगे और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट जैसे ही चैप्टर ये हमारा खत्म होता है फिर हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आप नाविक जीडी वाले बच्चे के लिए बता दें कि सेक्शन 1 के रिगार्डिंग आपके जो जीडी, डीवी और यांत्रिक सभी बच्चों के लिए होते हैं। सेक्शन 1 आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका क्या होता है, इंग्लिश और आपका होता है यहाँ पे जीके। ठीक है, ये सभी हम आपको जल्दी स्टार्ट करेंगे और आपका जनरल साइंस भी, ये सभी आपके जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे इन सभी के लेक्चर्स। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके आपको समय में स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ रीजन से, कुछ कारण से हम आपको लेक्चर्स नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी कुछ अभी काम आ चुके हैं, इस कारण से थोड़ा वहाँ पे हम बिजी हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे काम खत्म होते हैं लगभग आपको 22 तारीख के बाद से आपको रेगुलर लेक्चर आपको प्रोवाइड करने आपको हमेशा दिखेगा कि रेगुलर लेक्चर हम वहाँ पे आपको डालेंगे। ठीक है, और 22 से पहले आपको थोड़ा कम लेक्चर दिखेगा, क्योंकि उसके पहले मेरे पास भी कुछ काम है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। जैसे ही 22 दिसंबर कंप्लीट होते हैं आपके रेगुलर लेक्चर देना हम स्टार्ट कर देंगे। सो अभी ऐसा नहीं कि लेक्चर नहीं मिलेगा, कुछ कुछ लेक्चर मिलेगा, लेकिन 22 के बाद आपको रेगुलर बहुत सारे ज़्यादा अमाउंट में आपको लेक्चर दिए जाएंगे। तो आप सभी लोग पढ़ाई की तरफ फोकस हो जाइएगा, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है जिस समय आप पढ़ाई करें। अगर अभी से पढ़ाई नहीं करते हैं तो डेफिनेट तौर पे आपके सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे, और ये सच्चाई है, ये कड़वा सच्चाई है। स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो इस बार भी हम आपको बेसिक से ही पढ़ाएंगे और बेसिक से आपको एक अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, ताकि क्या हो, आपके सारे डाउट जो होंगे आपको वो क्लियर हो सके। क्योंकि एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि एकदम ईजी क्वेश्चन पूछे या फिर मीडियम क्वेश्चन पूछे, कभी कभी हार्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सभी तरीके के क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा आने वाले लेक्चर के साथ साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन को पढ़िएगा, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है। ठीक है, तो लाइट ईयर जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आपके डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो आप क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी ये जो लाइट ईयर होता है वो आपके दूरी का मात्रक होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट करके, क्या लिखिएगा नोट करके, कि लाइट ईयर जो होता है, लाइट ईयर वो क्या होता है, तो लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस, ये क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है, विच लाइट, क्या होता है, लाइट ईयर डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। यानी एक ईयर में जो लाइट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, क्या होता है, एक ईयर में जो लाइट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वही क्या होता है आपका लाइट ईयर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किन में डिपेंड करता है, यानी इन सभी ऑप्शन में से उसके रिगार्डिंग क्या सही हो सकता है। ठीक है, तो पहला कहा जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है, डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। क्या वो मेथड ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा है डज नॉट डिपेंड अपॉन मेथड ऑफ मेजरमेंट, यानी वो मेथड ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा क्या है, इन एसआई यूनिट सिस्टम दैट इज सीजीएस सिस्टम, यानी एसआई यूनिट सिस्टम में क्या होता है, ज़्यादा होता है सीजीएस सिस्टम के अनुसार, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फंडामेंटल यूनिट मास लेंथ एंड टाइम के। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा एब्सोल्यूट होते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी मात्रक,
ठीक है। मात्रक जो होते हैं या फिर सॉरी मात्रक कह रहे हैं, आपके मैग्नीट्यूड यानी जो आपके परिमाण होंगे, क्या होगा आपका जो परिमाण होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड इज क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल पीक्यू लिख देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इज एब्सोल्यूट, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, हमेशा एब्सोल्यूट होता है। तो यानी कहने का मतलब वो अगर एब्सोल्यूट रहेगा तो आपके कह सकते हैं कि मेथड ऑफ मेजरमेंट पे वो डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस तरीके से उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके रिगार्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये बहुत ही कह सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। आपको जब आपने जब 11th पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने जरूर बताया होगा, आपको भले याद ना हो, लेकिन ये सभी चीज़ एकदम बिल्कुल डीप से निकल कर आता है और ये पता होना चाहिए, क्योंकि इन सभी से ही क्वेश्चन बनते हैं एकदम डीप नॉलेज से। ठीक है, और आप न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम आपको पता होगा कि हमारे जो भी पुराने बच्चे हैं उनको जरूर पता होगा कि हम न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आपके जो कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे अमाउंट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, यानी वो आपके मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वाट। ठीक है, आपका वाट के इक्वल इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, वाट, अब बताइए वाट किसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, पावर को हम क्या लिख सकते हैं, पावर को हम लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। पावर को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम यानी वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हम इसको जूल अपॉन सेकेंड भी लिख सकते हैं। और पूछा जा रहा है नॉट इक्वल टू, यानी जो इक्वल नहीं है, तो जूल अपॉन सेकेंड ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो इक्वल है। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, एम्पियर इंटू वोल्ट। क्या है, एम्पियर इंटू वोल्ट। ठीक है, अब देखिए आपने सीखा होगा एम्पियर को क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और वोल्ट क्या होता है आपका, किसका यूनिट होता है बताइए, तो वोल्ट होता है आपके वोल्टेज का यूनिट। ठीक है, तो पावर इक्वल क्या होता है, वी इंटू आई। आपने जब कह सकते हैं कि आपने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें आपने ये फॉर्मूला को देखा होगा कि पावर इक्वल क्या होता है, वी इंटू आई होता है। तो वी क्या होता है, वोल्टेज होता है, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है आपका सिंपल वोल्ट होता है। ठीक है, आई क्या होता है, इसका यूनिट एम्पियर होता है। तो वोल्ट इंटू एम्पियर जो होता है ये भी क्या होता है, पावर का ही यूनिट होता है। तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, बच गया कौन सा, एम्पियर, क्या है, एम्पियर इंटू ओम है। क्या है, एम्पियर इंटू ओम। ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्पियर का स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, एम्पियर का स्क्वायर होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया है, लेकिन ये जो छोटा होने का ना दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आप इसको एम्पियर का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए पावर इक्वल क्या होता है, वी इंटू आई अपने सीखा है, और वी इक्वल क्या होता है बताइए, वी इक्वल क्या होता है, आई इंटू आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से वी का वैल्यू क्या हो गया, आई इंटू आर हो गया, यानी कहने का मतलब आई स्क्वायर हो गया इंटू में आर हो गया। आई क्या है आपका एम्पियर होगा, और एम्पियर का स्क्वायर आर क्या है आपका ओम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, यानी ये भी क्या है आपके पावर का ही यूनिट है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी डी जो होगा वो क्या होगा, आपके वाट के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के तुल्य नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है आपके वो एम्पियर इंटू, यानी मतलब डी जो है आपका वो वाट के इक्वल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे का काम रहता है कि गलती क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आंसर को लगा देते हैं। अब कुछ बच्चे ने यहाँ पे नॉट को नहीं देखा, सिंपल समझा कि इक्वल टू वाट है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए ही उनको सही लग जाएगा, ए ही लगाते चले आएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि तीनों क्वेश्चन के हमने आपको बताया कि कैसे करके एक एक चीज़ को हमने इलिब्रेट करके बताया है, ताकि अगर यदि ये क्वेश्चन ना पूछ कर कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आप डेफिनेट तौर पे बना पाइएगा, डेफिनेट तौर पे बना पाइएगा। हम आपका ये हमारा वादा है, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से आपको जल्दी कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसके लिए समय देना पड़ता है। ठीक है, और हम आपके लिए समय दे रहे हैं ताकि क्या हो, आपको ये अनुसार में समय कम लगे, और आपको काम है आपका पढ़ना, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो हम आपके बदला तो पढ़ नहीं सकते ना। तो इस कारण से आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ को पढ़िएगा, क्या लिखा जा रहा है, न्यूटन सेकेंड इज यूनिट ऑफ। ठीक है, न्यूटन सेकेंड। अब देखिए न्यूटन सेकेंड इज यूनिट ऑफ, अब कैसे हम पता करेंगे कि ये हमारा किसका यूनिट है। देखिए न्यूटन जो होता है वो फोर्स का यूनिट होता है, और सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा पी अपॉन क्या होता है, टी होता है, और ऊपर क्या है आपका टी है, तो टी से टी कट गया, ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा पी के बराबर हो गया। डेल्टा पी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा पी को हम क्या कहते हैं बताइए, तो डेल्टा पी को हम कहते हैं मोमेंटम, यानी संवेग। क्या कहते हैं, संवेग, यहाँ पे लिखते हैं मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम, यहाँ पे जगह नहीं है, अच्छे से लिख लेते हैं मोमेंटम। ये क्या आपका, ये डेल्टा पी क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम होता है। मोमेंटम को हिंदी में क्या कहते हैं, संवेग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम देना चाहिए था, ये मोमेंटम दिया है, तभी आप इसका आंसर सी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए हम
जब भी किसी क्वेश्चन को बनाते हैं तो क्या करते हैं, एकदम बेसिक से जाते हैं। देखिए किसी क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है बेसिक से डिराइव करके जब बनाइएगा तो बिल्कुल आपको बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे न्यूटन सेकंड देखा, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। तो फोर्स इंटू टाइम करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, बेसिक फॉर्मूला क्या सीखा हमने, एक फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो होता ही होता है। एक हमने क्या सीखा था कि चेंज इन मोमेंटम आपका पर यूनिट टाइम जो होता है हमारा वो भी फोर्स होता है। तो हमने क्या किया है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम हमने लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने टाइम से पहले से गुना है तो उसको हमने लिखा टाइम से टाइम करिएगा डेल्टा पी के बराबर आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम एफ इक्वल टू एम ए क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन के बारे में बात नहीं कहा जा रहा है तो हम उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। नंबर 5 पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट यूनिट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब देखिए करेक्ट यूनिट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप इसको कैसे बनाएगा। देखिए जो लोगों यानी जिन भी लोगों को यानी जिन भी स्टूडेंट्स को जब तक कह सकते हैं कि पूरा फिजिक्स का नॉलेज नहीं होगा तब तक ये उस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहेगा कि जैसे एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो उसको आप यूनिट निकाल पाइएगा ना। तो आपको फॉर्मूला पता ही नहीं रहेगा, प्रेशर के बारे में पता नहीं रहेगा, सरफेस टेंशन के बारे में नहीं पता रहेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बारे में पता नहीं रहेगा, तो आप कैसे पता कर पाइएगा कि हमारे इनमें से कौन सा है जो है ऑप्शन जो है जिनके यूनिट सही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको सही से पूरा फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, वो आपको काम आएगा। तो अब देखिए हम यहाँ पे पता करेंगे कैसे। देखिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है, देखिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, बारी बारी सभी को चेक करेंगे ताकि क्या है आपको। देखिए ये ऐसे बनाने का तरीका क्या होता है, यानी आपको एक एक ऑप्शन हमें बताने का फायदा क्या होता है कि इससे आप लोगों को फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि सारे ऑप्शन जब सीख लीजिएगा तो आपको हर एक ऑप्शन से कुछ नया नया कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। और यदि वो नया कंसेप्ट अगर आप याद रखते हैं तो जब आपके क्वेश्चन कुछ डिफरेंट तरीके से भी बनेगा और सेम टू सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, आप उसको जल्दी से बना पाइएगा, ठीक है। नहीं तो एकदम सीधा इसका आंसर बता के चले जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे आपको फायदा नहीं होगा। समय तो कम लगेगा लेकिन आपको उससे फायदा ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। देखिए स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेन किसे कहते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ को क्या कहते हैं, हम स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। फोर्स क्या होता है, यूनिट न्यूटन होता है। एरिया यूनिट क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन एल यानी लेंथ का यूनिट मीटर होता है और नीचे भी एल क्या है, नीचे भी लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर होगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा सही है। और आपसे क्या है जा रहा है, नॉट रिप्रेजेंटेड करेक्ट यूनिट, यानी करेक्ट यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यानी आपसे गलत वाला पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, इसका आंसर हम इसको गलत टिक कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, सरफेस टेंशन, ठीक है। एस टी लेते हैं सीधे, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या है आपका, सरफेस टेंशन का फॉर्म होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, लेंथ क्या होता है, मीटर होता है। तो क्या हो गया, न्यूटन अपॉन मीटर हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ये हमारा करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को। अब देखिए एनर्जी के बारे में सीखते हैं। एनर्जी क्या होता है बताइए, एनर्जी, देखिए एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, वर्क के बराबर लिख सकते हैं। और वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप न्यूटन को अगर तोड़िएगा तो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर क्या है सेकेंड है तो एक सेकेंड से स्क्वायर कर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, केजी मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड सॉरी ये सेकेंड नहीं है, ये तो आपका डिस्टेंस है ना, तो इसका यूनिट मीटर होगा ना, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ दिया जा रहा है केजी मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो ऑप्शन क्या है हमारा एनर्जी का जो यूनिट है ये आपका गलत बताया जा रहा है। तो यही ऑप्शन क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब एनर्जी का यूनिट तो ये आता है ना, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी गलत दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर सही होगा क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। यदि हम एक बार ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं तो प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन कहता है एरिया, क्या होता है, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमारा सही यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा, किलोमीटर पर सेकेंड, क्या हमारा गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 1 सेकेंड इज इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू, ठीक है। ये क्या आपका एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके दूसरा आपका इसका कोई चारा नहीं है, ऐसा नहीं है कोई इसके पीछे लॉजिक है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला गया है। तो 1 सेकेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 सेकेंड जो होता है वो आपका 9192631770 टाइम पीरियड्स ऑफ सी एस क्लॉक के बराबर होता है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, आपको ये जो इतना डाटा है ना ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब ये आपको आंसर में जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सिंपल क्या पूछ सकता है, हो सकता है ये डाटा ना देके आपसे पूछा जाए क्रोमियम,
सीजियम, इस तरह से कुछ अदर कोई दे दे आपका यूनिट और उसमें से बोल दे कि ये किसके क्लॉक से डिफाइन किया जाता है, ठीक है, आपसे ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो दो सीसीएम दिया गया है, इसका आंसर दोनों डाटा को अलग अलग दिया गया है, इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं है। सो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप याद रखिएगा कि 1 सेकंड इक्वल होता है आपके इतना सी एस क्लॉक के, या फिर आप समझ सकते हैं सिंपली सी एस क्लॉक के, ठीक है। आप ऐसे करके इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे जितने छोटे छोटे चीज़ आपको जब बताया जा रहे हैं वो चीज़ आपको क्या होंगे, चलिए सेवन्थ को पढ़िएगा। हम क्या बोल रहे थे आपको कि यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे चीज़ आपको बताए जा रहे हैं वो सभी छोटे चीज़ आपको अगर आने वाले समय में जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको यूज हो सकता है। सो आप अच्छे से ध्यान पूर्वक उसको देखिएगा। जैसे ये देखिए, ये 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जल्दी आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सभी को पता होता है, ठीक है। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इसका इस क्वेश्चन का जो यूजेज होगा वो आपको किसी अदर क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है, क्योंकि किसी क्वेश्चन से मान लीजिए यूनिट दे देगा और वहाँ पे कह देगा कि हमारा जो फोर्स है उसका इतना 5 नैनोमीटर न्यूटन में है, ठीक है। तो आप उस समय क्या कीजिएगा, ठीक है, आप उसमें क्या कीजिएगा, तो आपको नैनोमीटर के बारे में पता होगा तभी तो आप पता कर पाइए। जैसे आपको डिस्टेंस दे दिया जाएगा, आप क्या है कि डिस्टेंस हमारा 20 नैनोमीटर है, तो जब नैनोमीटर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बना पाइएगा इसका आंसर। ये सब छोटे छोटे चीज़ होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए और ये कंसेप्ट के थ्रू ना देकर हम आपको क्वेश्चन के थ्रू दे रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से याद भी रख सके। तो 1 नैनोमीटर जो होता है आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 नैनोमीटर जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 10⁻⁻9 मीटर के, ठीक है। और आप अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो आप इसको 10⁻⁷ सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका 1 नैनोमीटर का वैल्यू होता है। तो मैथ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, 10⁻⁷ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर एज, ठीक है। 1 माइक्रोन कितना सेंटीमीटर होता है, तो देखिए 1 माइक्रोन जो होता है अगर उसको मीटर में लिखे तो 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। और इस 10⁻⁻6 को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर मैच कीजिए 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लिखा जा रहा है कि यूनिट ऑफ पावर इज, ठीक है। पावर यूनिट क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और टाइम यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका क्या होता है, जूल अपॉन सेकंड क्या होता है, ये पावर का यूनिट होता है, जूल पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए एक ऑप्शन को पढ़िएगा, जूल तो होगा नहीं, ठीक है, जूल पर सेकंड ये हो सकता है, जूल पर सेकंड एंड वाट बोथ, यस, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। नहीं कहना मतलब जूल पर सेकंड भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका वाट भी हो सकता है ना, ये आपको पावर को हम वाट भी लिखते हैं, जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सुटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सुटेबल यूनिट क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, एफ इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जी जो होता है वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, जी को निकाल लेंगे। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है। अब देखिएगा समझिएगा बात को, ये एफ क्या है, फोर्स है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि लेंथ होता है ना रेडियस, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। m1 क्या है, मास है, तो इसका कैपिटल एम हो जाएगा, यानी आप इसको केजी भी लिख सकते हैं, ठीक है। m2 क्या है, मास है, तो इसको भी आप केजी लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है, यही इसका यूनिट होगा। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यानी केजी पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम आपको 10 क्वेश्चन दिया है, ज़्यादा क्वेश्चन अभी हम आपको नहीं दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं ताकि क्या हो, ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। और अभी समय भी हमारे पास भी कम है क्योंकि हमारे भी कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी अभी ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ रहा है और आपके लिए भी यहाँ पे हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। सो थोड़ा सा समझते हैं कि शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया है, तो जल्दी आपको और भी आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी पढ़ाया जाएगा, यदि आप अच्छे खासे नंबर ऑफ रिस्पॉन्स भी आपका ज़्यादा रहता है तब, ठीक है। तो आपको बता दें कि किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय।